गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एम.ए. फाइनेंस में आधुनिक भारत का सामाजिक व आर्थिक इतिहास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है। इन्होंने भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में अपने चिंतन और कार्यकलापों का प्रसार किया। सभी क्षेत्रों में नैतिकता के स्पर्श की कामना के साथ साथ वैधानिक आंदोलनों को भी गति दी, साथ ही आदर्शवादी मार्गों का समन्वय किया। मतलब सभी को आपस में इन्होंने समन्वय को मनाते हुए आगे बढ़े। गोखले की महानता इस बात में थी कि राजनीति में उन्होंने नैतिक मूल्यों को स्थान दिया। सबसे बड़ी बात, राजनीति में नैतिक मूल्यों को स्थान दिया। इन्होंने बड़े धैर्य और संयम के साथ ये संवैधानिक मार्ग पर चले। इसमें हम इनका राजनीतिक चिंतन देखेंगे कि इनका क्या था राजनीतिक चिंतन। ये तत्कालीन उदारवादी उस समय थे और ब्रिटिश शासन में मुख्यतः दो कारणों से एक गहरा विश्वास था। एक तो ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता का विचार था और दूसरा क्या था, ब्रिटिश शासन की लोकतांत्रिक संस्थाएं और इसकी शिक्षण पद्धति के प्रति आकर्षण। तो उदारवादी चिंतन का ये विश्वास गोपाल कृष्ण गोखले के लिए मेन था। मतलब वो भी चाहते थे एक उदारवादी शासक के रूप में, या उदारवादी थे वो, और उनको ब्रिटिश शासक की न्यायप्रियता पे विश्वास था। पूना कांग्रेस अधिवेशन में भी उन्होंने क्या कहा था, अच्छे अथवा बुरे के लिए हमारा भविष्य और हमारी आकांक्षाएं ब्रिटेन के साथ जुड़ गई है और कांग्रेस उन्मुक्त रूप से यह स्वीकार करती है कि हम जिस प्रगति की आकांक्षा करते हैं वह ब्रिटिश शासन की सीमाओं में ही है। आगे समझ में कि क्या कह रहे हैं कि हमारी प्रगति किस में है, ब्रिटिश शासन में ही। गोखले व्यवहारिक राजनीतिक बुद्धि के धनी थे और ब्रिटिश साम्यवादी शासकों की न्याय और उदारता की भावना को उकसा कर उन्होंने भारत के साम्राज्य के भीतर ही स्वशासन देने को तैयार थे या तैयार करना चाहते थे। गोखले क्या चाहते थे कि उग्रवादी साधनों से, उनका विचार ये था कि उग्रवादी अगर हम साधन अपनाते हैं तो इससे क्या होगा, भारत का अहित होगा। इसीलिए उनकी ये जो भावना है अंग्रेजों के प्रति उदारवादी रही, या उदारवादी अंग्रेजों के साथ उन्होंने उदारवादी भावना के साथ ही काम किया। गोखले ने वैसे तो ब्रिटिश शासन के प्रति सहयोग की आस्था प्रकट की थी, लेकिन ब्रिटिश शासकों की साम्राज्यवादी रवैयों की आलोचना भी उन्होंने की। उन्होंने भारतवासियों के उत्तरदायित्व के पदों से वंचित रखने की नीति को अनुचित ठहराया। उन्होंने कहा ये गलत है, भारतीयों को भी उच्च पद प्राप्त होने चाहिए। उन्होंने कहा इससे क्या होगा कि जो भारतीय हैं उनके व्यक्तित्व का ह्रास होगा और उनका नैतिक स्तर गिरेगा। गोखले ने नौकरशाही के हाथों में शक्ति के केंद्रीकरण की बुराइयों को प्रकट किया और भारत के प्रति शोषणवादी अर्थनीति की भी उन्होंने आलोचना की। यद्यपि उन्होंने अपने जीवन काल में क्या हुआ था, फिर उनको ब्रिटिश शासन से निराशा सी होने लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना विश्वास ब्रिटिश शासकों के प्रति नहीं खोया। उन्होंने एकता का संदेश दिया, साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता को भारत राष्ट्र के लिए कल्याणकारी माना। स्वयं को यथासंभव ऐसे विवादों में पड़ने से बचाए रखा जिनमें इन जातियों में कटुता होने की संभावना हो। उन्होंने कहा कि जो हिंदू मुस्लिम प्रश्न को धार्मिक या राष्ट्रीय एकता के कारण एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं वह गलत है। 12 जून 1905 में भारत सेवक समिति नाम की उन्होंने एक संस्था की स्थापना की और इसमें संविधान में चरित्र और क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया है। सोसाइटी जो बनाई थी उन्होंने, इसमें संस्था जो बनाई थी, है ना, और सार्वजनिक जीवन का आध्यात्मिकरण के लिए उन्होंने उपदेश दिया। साथ ही कहा कि हमारा हृदय में इतना अधिक स्वदेश प्रेम होना चाहिए
और धर्म को राजनीति का आधार होना चाहिए। इसीलिए चरित्र निर्माण पर हमें सर्वाधिक बल देना चाहिए। राष्ट्र के निर्माण के लिए नैतिक चरित्र का उत्थान और सामाजिक उत्तरदायित्व का भान आवश्यक है। गोखले एक राजनीतिक सन्यासी थे जो राजनीति में नैतिक और उच्च उद्देश्यों को लेकर उतरे थे। वे सदैव साध्य के ऊपर साधनों की प्रधानता पर बल देते थे। उनका विश्वास था कि राजनीतिक जनसेवा का एक साधन तभी बन सकती है जब उसका आध्यात्मिकरण हो जाए। ठीक है, मेन आप ये देखिए कि इसके अंदर बराबर हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो गोखले हैं उनका पूरा ध्यान या उनकी पूरा सोच ये है कि ब्रिटिश जो है न्यायप्रिय शासक हैं। गोखले भारत के लिए स्वशासन ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत चाहते थे। आप वही पॉइंट आ गया ये। और ये मानते थे कि ये ईश्वरीय देन है और अगर हम इनसे संबंध विच्छेद कर लेते हैं तो क्या होगा, ये भारत के लिए अहितकर है। वे मानते थे कि इस नौकरशाही में या ब्रिटिश नौकरशाही के फलस्वरूप कुछ दोष आ गए हैं, लेकिन इसका निराकरण हो सकता है। उन्होंने स्वशासन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए क्या कहा कि ब्रिटिश अभिकरण के स्थान पर भारतीय अभिकरण को प्रतिष्ठित करना, विधान परिषदों का विस्तार और सुधार करते करते उन्हें वास्तविक निकाय बना देना और जनता को हो सामान्यतः अपने मामलों का प्रबंध स्वयं करने देना, ये उन्होंने कहा। एक बनारस में कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे वो 1905 में, तब उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस का क्या लक्ष्य है कि भारतीयों का जो हित है उसको ध्यान में रखा जाए और एक निश्चित समय अवधि में भारत में ही ऐसी सरकार गठित की जाए जैसी ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य स्वशासित उपनिवेशों की सरकार है। गोखले का संवैधानिक साधनों में अर्थात वैधानिक साधनों में अडिग विश्वास था। सावधानी, मंथन, विकास और विवेक की प्रगति में उन्हें आस्था थी। उग्र विचारों और साधनों तथा असंवैधानिक मार्ग के वे विरुद्ध थे। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन के लक्ष्य को वे संवैधानिक तरीकों से प्राप्त करना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई लूटपाट हो, कोई रक्तपात हो। वो चाहते थे कि संवैधानिक तरीके से हमें स्वशासन प्राप्त हो जाए। वो क्या कहते थे, उनका क्या मत था कि इसका क्या लाभ होगा हमें, अगर हम संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करेंगे तो उससे क्या लाभ होगा, भारतीयों को अंग्रेजों की सहानुभूति से वंचित नहीं होना पड़ेगा। इसी तरह से इलाहाबाद में भी 4 फरवरी 1907 को एक अपने भाषण में उन्होंने संवैधानिक आंदोलन का अभिप्राय एक ऐसे आंदोलन को बताया जिसमें संवैधानिक सत्ताओं की कार्यवाही द्वारा ही वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। गोखले ये मानते थे कि संवैधानिक आंदोलन में हिंसा, विद्रोह, सशस्त्र क्रांति या विदेशी आक्रमणों को सहायता या आमंत्रण आदि की पद्धतियों को कोई स्थान नहीं है। ठीक है ना, मतलब ना तो वो विद्रोह करना चाहते थे, ना हिंसा करना चाहते थे या कोई भी ऐसी क्रांति करना चाहते थे जो कि हानिकारक हो या रक्तपात भरी हो। वे चाहते थे याचिकाएं, न्याय के लिए प्रार्थना, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पारित प्रस्ताव, यहाँ तक कि विरोध स्वरूप करों को ना चुकाना, ये सब करना। बस ये सारे तरीके क्या है, संवैधानिक तरीके हैं और इसी संवैधानिक तरीकों से वह भारत में स्वशासन लाना चाहते थे। और सेकंड देखिए, संवैधानिक सत्ताओं द्वारा ही शिकायतें दूर करवाने का प्रयत्न होना चाहिए और इसके लिए निराशाओं के बावजूद उन सत्ताओं पर निरंतर दबाव डालते रहना चाहिए। पर यह दबाव प्रभावशाली निसंदेह तभी होगा जब उसके पीछे लोकमत की शक्ति और उसका दृढ़ निश्चय होगा। गोखले मानते थे कि उग्रवादियों द्वारा प्रस्तावित जो बहिष्कार है ना, जैसा कदम वैसे तो संवैधानिक है, लेकिन अपने उग्र स्वरूप के कारण
उन परिस्थितियों में ये अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा सरकारी सहयोग और सहानुभूति तो प्राप्त ही नहीं होगी। गोखले मानते थे कांग्रेस और जनता का कर्तव्य है कि ब्रिटिश शासकों का सहयोग प्राप्त किया जाए और इसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। इसी तरह उन्होंने मौर्य जो सुधार हुए थे उनके प्रति भी सहानुभूति रखते हुए भारतीय प्रेस से अनुरोध किया कि वे ऐसा वातावरण न फैलाएं या ऐसा वातावरण नहीं प्रेषित करें या किसी ऐसी घोषणा को प्रकाशित न करें जिससे भारत मंत्री के प्रति अविश्वास व्यक्त होगा। अच्छा, उनके विरोधियों ने उनकी इस मार्ग को क्या कहा? भिक्षावृत्ति, भीख मांगना। लेकिन ये आरोप अनुचित ही था, क्योंकि गोखले ने भिक्षावृत्ति को नहीं वरन आत्मनिर्भरता और बलिदान का संदेश दिया। उनकी जो नीति थी श्रम साध्य थी और इसकी सफलता बलिदान पर ही निर्भर थी। यद्यपि अपनी मांगे मनवाने के लिए उन्होंने क्रांति या विप्लव का सहारा नहीं लिया, अपितु उसके स्थान पर शांतिपूर्ण और प्रबल लोकमत पर आधारित संवैधानिक संघर्ष के साधनों का आश्रय लेने की बात की। तो इसको तो भिक्षावृत्ति नहीं कहा जा सकता। अब गोखले ने जो भारत में वित्तीय, प्रशासकीय और आर्थिक सुधार है उसके वे जबरदस्त समर्थक थे। उन्होंने बजट भाषणों में सरकार की जो दोषपूर्ण नीतियाँ थी उसकी भी आलोचना की और सरकार के समक्ष कुछ सुझाव भी रखे। आर्थिक पक्ष के बारे में उनका विचार था कि ब्रिटिश शासन ने बढ़ते हुए सैनिक व्यय और बढ़ते हुए गृह व्यय के फलस्वरूप भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने एक भाषण में गोखले ने ब्रिटिश नौकरशाही व्यवस्था के दोषों पर भी संकेत किया। उनका 3 मुख्य दोष है इस नौकरशाही की। क्या क्या? पहला, यह व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत है और चूंकि चोटी के अधिकारी देश में केवल थोड़े ही समय के लिए भेजे जाते हैं, इसीलिए वे जनता की आकांक्षाओं और अभिरुचियों से भली भांति परिचित नहीं हो पाते। दूसरा, भारतीय जो शिक्षित वर्ग है उससे उनको सत्ता से जो बाहर रखा जाता है वह असंतोषजनक है। तीसरा पॉइंट, अधिकारी प्रत्येक प्रश्न पर अपनी सत्ता बनाए रखने की दृष्टि से अपनी सत्ता के हितों की में विचार करते हैं और लोगों का जो हित होता है उसको वह गौण मानते हैं। गोखले ने सरकार पर निरंतर इस बात पर दबाव डाला कि वह जन कल्याण पर अधिक व्यय करे, सरकारी कर्मचारियों की संख्या को घटाए, सैनिक व्यय को कम करे और आर्थिक और प्रशासनिक सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए। ठीक है। उन्होंने ब्रिटिश प्रशासकीय व्यवस्था पर भी यह आरोप लगाया कि वह क्या करती है, एक अनिश्चयात्मक नीति का अनुसरण करती है, जबकि परिस्थिति को क्या मांगे, जनता का कल्याण हो और एक दूरदर्शिता पूर्वक योजना बनाकर उसको कार्यान्वित किया जाए और उसकी प्रगति को भी जांचा जाए। गोखले ने बनारस कांग्रेस की अध्यक्षता करते समय 9 मांगे प्रस्तुत की थी और सरकार से आग्रह किया था कि इन मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ति की जाए। अब देखें वो क्या क्या मांगे हैं। पहली तो यही है कि विधान परिषदों में सुधार किया जाए और इसके लिए निर्वाचित सदस्यों को अनुपात बढ़ाकर आधा कर दिया जाए तथा ऐसी व्यवस्था की जाए कि बजट परिषदों द्वारा ही पारित की जाए। दूसरा, इंडिया काउंसिल में कम से कम 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किया जाए, इससे भारतीय को नियुक्त होता। तीसरा पॉइंट, देश के सभी जिलों में सलाहकार परिषदों की राय लें। चौथा, भारतीय लोक सेवाओं की न्यायिक शाखा के लिए नियुक्तियां वकील वर्ग में से की जाए। न्यायिक तथा कार्यपालिका विभागों द्वारा पृथक्करण किया जाए। छठा, भारतीय सैनिक व्यय में कटौती की जाए। सातवां, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया जाए। आठवां, औद्योगिक तथा प्राविधिक तकनीकी शिक्षा का विकास तथा प्रसार। नौवां, देहाती जनता को ऋण के बोझ से राहत देना। ये सारी जो मांगे हैं उनकी राजनीतिक दर्शन को
प्रकट करती है। साथ ही साथ उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पर भी अपने विचार करे। वे बहिष्कार को ऐसा शस्त्र मानते थे जिनके प्रयोग के बिना कोई भी काम नहीं किया जा सकता। शासक या शासित को अपनी शिकायतें और शासक वर्ग का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए वो इसे सबसे उपयोगी साधन मानते थे। उन्होंने स्वदेशी को भी एक अमूल्य भावना के रूप में स्वीकार कहा और कहा कि स्वदेशी और राष्ट्र प्रेम का जो दृष्टिकोण है, मानवता के हृदय में उत्पन्न एक सुंदर विचार है और मातृभूमि के लिए जो त्याग है वो इसकी सर्वोत्तम भावना है। स्वदेशी के आदर्श के व्यवहार में मतलब स्वदेशी को अपने आदर्श में लाने के लिए उन्होंने हाथकरघा उद्योग के पुनरुत्थान और उसको आधुनिक रूप देने के लिए भी जोर दिया ताकि किसानों में जो अतिरिक्त आय हो सके उनको। और गोखले जीवन पर्यंत अपने राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों के लिए संघर्ष करते रहे। तो इस प्रकार गोखले एक महान विभूति थे जिन्हें महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु भी कहा और साथ ही में काफ़ी समानताएं थी। गांधी जी खुद कहते हैं कि मुझे गोखले ने सिखाया है कि अपने देश से कैसे प्यार किया जाए। प्रत्येक भारतीयों का ये स्वप्न होना चाहिए कि शब्द व्यवहार में ग्रस्त न होकर इस देश के राजनीतिक जीवन का आध्यात्मिकरण किया जाए। उन्होंने मेरे जीवन को प्रेरित प्रभावित किया और आज भी कर रहे हैं। इसी नाते मैं अपने को पवित्र बनाना चाहता हूँ और अपना आध्यात्मिकरण करना चाहता हूँ। इस आदर्श के प्रति मैंने अपने को समर्पित कर दिया। तो ये थे गोखले के विचार। तो गोखले के महात्मा गांधी के गोखले के प्रति विचार। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था गोपाल कृष्ण गोखले की राजनीतिक चिंतन के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।